दोस्तों, अब हम समझते हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद। इस विवाद की शुरुआत होती है मार्च 2017 से, जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन होते ही एंटी भूमाफिया का गठन किया जाता है और इसके तहत शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। जब शिकायतों का सिलसिला जब ज़्यादा बढ़ता है तो इस शिकायतों के बेस पर जांच के आदेश दिए जाते हैं। इस जांच को व्यापक बनाने के लिए एक विशेष जांच कमेटी बनाई जाती है और इसको आदेश दिया जाता है कि इस पूरे ट्रस्ट की, पूरे परिसर की जांच कीजिए। इन्होंने जो 2019 में जब जांच कमेटी बनाई और 2021 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को जब पेश किया तो इन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं इनमें कानूनों का उल्लंघन हुआ है। तो इन्होंने 4-5 जगह इस तरह की बातें कही। पहला कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत 12.5 एकड़ जमीन ही एग्रीकल्चर रख सकते हैं। इन्होंने कहा है जो सीलिंग सीमा है उसका उल्लंघन हुआ है। दूसरा है कि 2005 और 6 में सपा के द्वारा इन्हें मिली विशेष छूट, जिन शर्तों मिली थी उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है। तीसरा कहा कि दलितों से जो जमीनें खरीदी हैं, इन्होंने दलितों से ज़मीन खरीदने के लिए किसी भी डीएम से पूर्व अनुमति नहीं ली है, क्योंकि दलितों से ज़मीन खरीदने का जो सिलसिला है या हस्तांतरण का सिलसिला है वो हस्तांतरण की धारा 157 में कहते हैं कि जब भी आप दलितों की ज़मीन खरीदें तो पहले उनसे खरीदने से पहले डीएम से परमिशन ले लें। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि आरोप लगाया कि ज़मीनें डराकर धमकाकर जबरन बाउंड्री परिसर में लेकर उस पर कब्जा किया गया है। इस तरीके का चौथा जो पॉइंट था शत्रु संपत्ति का मामला। इन्होंने कहा कि शत्रु संपत्ति को भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से परिसर के अंदर अपने शामिल कर लिया है। इस तरीके से इन्होंने इन रिपोर्टों में ये बातों को सामने रखा। मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं, शत्रु संपत्ति से मुराद है कि जो देश बंटवारे के समय जो ज़मीनें पाकिस्तान चले गए लोगों की जहाँ रह गई, उनको शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। तो जब रिपोर्ट सामने आई तो इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने और प्रशासनिक कार्रवाई की तरफ से प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होती है। तो जब इस रिपोर्ट का मामला एसडीएम कोर्ट में जाता है तो उन्होंने पाया कि जिस तरीके से ये आरोप लगा है कि 104 बीघा जमीन दलितों की खरीदी गई है, किसी भी तरीके की पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, डरा के धमका के खरीदी गई है, इसके बेस पर एसडीएम कोर्ट ने इन्हें बेदखली का आदेश दे दिया। ठीक है। दूसरा, चक्रोड़ और सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ इन पर जुर्माना लगा दिया। शासन द्वारा सीलिंग एक्ट को रद्द कर दिया गया कि जिस तरीके से तुमने सीलिंग एक्ट जो आपको उल्लंघन किया है, जिस तरह के सपा सरकार के टाइम जो आपको सीलिंग सीमा को बढ़ाकर जो 400 एकड़ तक खरीदने एक्वायर करने की परमिशन मिलती, उस सीलिंग सीमा को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जब इन्होंने अपील जिला कोर्ट में की तो जिला कोर्ट ने क्या किया, एसडीएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इसके डिसीजन को सही माना। साथ ही साथ आदेश दिया कि जो सरकारी ज़मीन है उनको साथ ही साथ जो सरकारी धन संपत्ति में शामिल कर दिया जाए और उन पर सरकारी बोर्ड लगा दिए जाएं, ताकि ठीक है, और ये सारा पूरी एक्टिविटी जो हो वो प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत हो। अभी हाल ही में जो विवाद सबसे ज़्यादा जो गरमाया हुआ है वो आरडीए द्वारा बनाया कर जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि जो कैंपस की 40 जो बिल्डिंग हैं, केवल उनमें से 2 ही बिल्डिंग ऐसी हैं जिनका नक्शा पास कराया गया है लीगल तरीके से। बाकी 38 बिल्डिंग ऐसी हैं जो नक्शा पास नहीं कराया गया है और वो इलीगल नहीं है, इसलिए उन्हें ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए। ये आए जब प्रशासनिक और सत्ता पक्ष कहें या फिर विपक्ष कहें, जब इनमें वाद विवाद होता है या फिर जो ट्रस्ट जो है वो अपनी बात रखता है, तो इन्होंने कहा सरकार कहती है कि जो कानूनी कार्रवाई जो कर रहे हैं ये हम आदेशों का पालन करने के लिए कोर्ट के, और दूसरा दलितों को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं, यानी हम न्याय का बोलबाला करना चाहते हैं, न्याय से ऊपर कोई नहीं है। दूसरा, वहीं ट्रस्ट का कहना है कि जो हमने
संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण किया है, ये मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक हित के लिए है, ये बच्चों के स्कूल के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, इसमें मेरा व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो हमें सीलिंग सीमा में छूट मिली थी, जो हमें लीज पर चीज़ें मिली थी, वो हमें सपा सरकार ने बाकायदा लीगल तरीके से परमिशन दी थी। ट्रस्ट का कहता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये टारगेटेड कार्रवाई है, ये राजनीतिक से प्रभावित कार्रवाई है, क्योंकि 2017 से पहले यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, एफआईआर दर्ज होती हैं, एसडीएम बदले जाते हैं, जांच कमेटी बिठाई जाती है और यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है। इसलिए ये एक टारगेटेड कार्रवाई है, लेकिन इसको सरकार मानने से मना कर देती है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या इसको बचाया जा सकता है? तो क्या केवल तोड़ना ही इसका आखिरी लक्ष्य है? तो ऐसे कई सारे पहलू हैं जिससे अगर सरकार चाहे तो इसे बचा सकती है। पहला ये है कि सरकार चाहे तो जो कानूनी चूक हुई है, जहाँ पर कानूनी कार्रवाई में चूक हुई है, उन कानूनी कार्रवाइयों को पूरा कर सकती है, उन्हें कंपाउंडिंग क्लॉज के तहत और उन पर फीस और जुर्माना लगाकर उन्हें उन नक्शों को पास करा सकती है। जमीन को एक्सचेंज कर देती है, जैसे लैंड एक्सचेंज कहते हैं कि जो चक्रोड़ें इस परिसर के अंदर ली गई हैं उसका या तो पैसा पे करे या फिर उतनी ही जमीनें ग्राम सभा को कहीं और दे। इस तरीके से कागजी सेटलमेंट करके इस पूरी जो यूनिवर्सिटी को इसको आसानी से बचाया जा सकता है। अगर सरकार अगर ये भी नहीं करना चाहती है तो सरकार के पास सबसे बेहतरीन विकल्प ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने से बेहतर है इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाए। कम से कम उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। ये सरकार को समझना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी केवल ईंट पत्थर से बनी इमारतों का नाम नहीं है, उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य है, उनकी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ पर मैं अपनी राय कायम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से इस पूरे पैटर्न को देखा जाए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, अगर इस पूरे पैटर्न को हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये वाकई ही एक पॉलिटिकल टारगेटेड कार्रवाई है। जैसे मेरा जो नज़रिया है, मैं कहता हूँ कि जब 2017 से पहले इस ट्रस्ट के खिलाफ कोई एफआईआर, कोई लीगल कंप्लेंट नहीं थी, फिर 2017 में अचानक से इतनी कंप्लेंट का सिलसिला कैसे बढ़ गया? दूसरा कि यूपी में 3000 स्कूल और यूनिवर्सिटी के आसपास ऐसी बिल्डिंग हैं जो बिना नक्शा पास कराए चल रही हैं। अगर सरकार की मंशा वाकई कानून का बोलबाला करना होता, कानून को लोगों को न्याय दिलाना होता, तो सरकार सभी को एक साथ नोटिस जारी करती और कहती कि आप अपनी जो बिल्डिंग है इनको लीगल कराइए, अदरवाइज इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। दूसरा, सरकार चाहती तो इन्हें कंपाउंडिंग क्लॉज का अवसर दे सकती थी, लेकिन सरकार ने इनको कंपाउंडिंग क्लॉज का अवसर नहीं दिया। सरकार चाहती तो कंपाउंड क्लॉज के माध्यम से इन बिल्डिंगों को लीगल किया जा सकता है। सरकार चाहती तो इन लैंड एक्सचेंज के माध्यम से इन बिल्डिंगों को, पूरे परिसर को बचाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये दिखाती है साफ साफ कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कार्रवाई है। अगर सरकार वाकई ही एजुकेशन के प्रति सचेत होती तो इतनी खूबसूरत इमारत को यूं नहीं तोड़ देती। इससे मालूम होता है कि सरकार का जो एजेंडा है उसमें एजुकेशन बिल्कुल भी उसके एजेंडे में शामिल नहीं है। नहीं, अगर एजुकेशन उसकी प्राथमिकता होती तो आज यूपी में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। जिस तरीके से आज यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल भी एजुकेशन फील्ड में बदलाव लाने की नहीं है। सरकार की मंशा ये साफ जाहिर होती है कि ये पॉलिटिकल कार्रवाई है।